नमस्कार सभी को। मैं सचिन, आपका पुराना मित्र। चलो बाबा लोग, आज से हम लोग क्लास लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर फर्स्ट है। अब इकोनॉमिक्स बेस में है तो इसको कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमारा पढ़ना भी ये आवश्यकता से संपूर्ण करता है। नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलप है, रिवीजन नोट है। ये जो नोट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा भी चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है, तो रोटेशन बन जाएगा तो उसके बाद से फिर एक प्रॉपर वे में क्लासेस चलने लगेंगी। अभी तो फिलहाल प्रॉपर हैं, बट 2-3 दिन के अंदर सारी चीज़ें मैं प्रॉपर बना दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो कि ये रिवीजन नोट है, तो इसको समझना सबसे बड़ी जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चरिंग में चीज़ों को समझने की याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से इसको बताया है ताकि आप केटर कर सकें, क्योंकि हमको रिवीजन ही करना है। समझना, इकोनॉमिक ऑफ ए कंट्री इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज that relate with the people of a determine the standard of living. On the eve of independence, Indian economy was very bad at shape, and the presence of British colonial rule. The sole purpose of the British colonial rule is India to reduce the country to being a federal economy of the Great Britain own rapidly expanding modern industrial base. This 1947 when British transferred power back to India, we मतलब we inherited the crippled economy. अब इसको पूरे का पूरे एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझिएगा कि इंडियन इकोनॉमी का बेस स्ट्रक्चर कहाँ से नुकसान की तरफ चला गया, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तब हम चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चरिंग में समझ पाएंगे, नहीं तो हमको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको। देखो, जब इंडियन इकोनॉमी की स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिश रूल का सिस्टम चल रहा था, तो ब्रिटिश रूल, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि ब्रिटिश इंडिया में क्या चल रहा था। ब्रिटिश इंडिया थी, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल ऑफ पावर उसके पास था। तो वो हमको छोड़ के चले गए। छोड़ के इन द सेंस का मतलब ये है कि वो हमको, हमारी इकोनॉमी को छोड़ के चले गए। तो अब जब इकोनॉमी को छोड़ के चले गए तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग के पास हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास क्या बचा था, इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास एक तरीके से टूटा फूटा देश हमारे पास बचा हुआ था, कंट्री हमारे पास बची हुई। मतलब कि पूरी तरीके से आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, आपके बिजनेस को पूरी तरीके से, यानी इंडस्ट्रियल जो भी आपके पास आइटनरी थी, इंडस्ट्री थी, जो भी इंडस्ट्री थी, उसको भी क्रिपल्ड कर दिया गया, ठीक है। अब ये बात तो बताने की है नहीं कि ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश कल्चर जो था ऑब्वियस इंडिया को तोड़ने के लिए ही बना था, वो उनका काम ही था। बारबेरियन सोसाइटी से वो हमेशा था, तो उनका अपने पास कोई रिसोर्स रहा नहीं। ब्रिटेन जो था वो, अगर तुम देखोगे तो बेस स्ट्रक्चर उसका ऐसी जगह पे है जहाँ पे नॉर्मल रिसोर्सेज एग्जैक्टली मिल पाना बहुत ही आसान नहीं। तो वो क्या करते थे, वो बारबेरियन स्टाइल में कब्जा करते थे। मतलब कि एक कंट्री में दूसरे कंट्री में जाना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को क्रिएट करना, वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी को तोड़ना और वहाँ की पूरी इकोनॉमी को अपने पास ले आना। ऐसे ही उन्होंने अमेरिका में भी किया था, ऐसे ही उन्होंने इंडिया में भी किया, ऐसे ही वो मतलब जहाँ भी वो गए, अफ्रीका हो गया, चाहे जिस भी कंट्री में वो गए, उस कंट्री में उन्होंने यही काम किया, क्योंकि उनके पास अपना कोई रिसोर्स था नहीं। तो दूसरे की कंट्री में जाना, वहाँ पे उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और उनको पूरी तरीके से पैरालाइज करना, यही उनका काम था। बेसिक स्ट्रक्चरिंग यही थी। अब जो आता है कंट्रीब्यूट टू इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंस के समय, मतलब आजादी के समय हमारे हमारे पास क्या स्ट्रक्चरल बेस था, वो सबसे ज्यादा जानना हमें जरूरी है। पहले तो हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो लेवल की थी, मतलब कि हमारे पास एकदम लो लेवल की प्रोडक्टिविटी थी, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकॉज वेरी लो बिकम्स वेरी लो, देखो बिकम्स वेरी लो, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम्स वेरी लो, बहुत ही कम थी। दूसरा इन्होंने बोला है कि द स्टैग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर मेनली ड्यू टू द सिस्टम ऑफ ए लैंड सेटलमेंट। अब ये बात कर रहे हैं लैंड सेटलमेंट। अब लैंड सेटलमेंट क्या होता है, तो लैंड सेटलमेंट का समझने का एक तरीका समझो। अब मैंने तुमको बताया था कि ब्रिटिश कॉलोनीज जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपको क्रिपल्ड करती थी। अब क्रिपल्ड कैसे करती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे भी किसी सोसाइटी में किया जा सकता है। इंडिया यहाँ पे थोड़ा कमजोर था, कारण उसका था ये था कि जो बड़े प्लेयर्स थे,
मतलब जो राजा थे या जो उसके ऊपर के जो लोग काम कर रहे थे, मतलब हम लोग का जो स्ट्रक्चर था वो अलग अलग डिवाइजेशन में बटा हुआ था। मतलब मगध की एरिया अलग थी, उसके बाद से यूपी का एरिया अलग था, उसके बाद से तुम्हारा इधर राजस्थान का, दिल्ली का, ये सब सारे जो थे ये डिवाइडेड थे। तो जब इन्होंने आए तो इन्होंने उनको क्या किया, प्रलोभन दिया, मतलब लालच दिया कि ऐसा है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स को क्रिएट किया जाए। तो जमींदारी सिस्टम्स, राजाओं से उनके जमीन को लेना, उन पे प्रोडक्शन करना, इंडिगोज को, मतलब इंडिगोज हो गया, टोबैको हो गया, ऐसे प्रोडक्शन को कल्टीवेट करना जिससे उनको प्रॉफिट हो, ना कि हमारे इंडियन कल्चर्स को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधा सीधा एक ऐसा उपाय बना दिया कि भाई चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि इनके जो राजशाही, जो राजा के जो जमीनें हुआ करती थी उनसे उनको लेके लीज पे या जैसे भी उनके छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिनको हम लैंडलॉर्ड्स कहा करते थे। मतलब जो जमींदारी सिस्टम जिसकी बात कर रही थी, मतलब जो जमींदारी सिस्टम थी, ये उनको उन्होंने दे दिया। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, मैंने बताया कि इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, जमींदारी सिस्टम आ चुकी थी। अब जमींदारी सिस्टम का मतलब ये था कि राजाओं से लेना, उनके अपने जो छोटे छोटे तबके के लोग थे। अब किसी के राजा के पास मान लो 1000 बीघा, 2000 बीघा, 3000 बीघा खेती है, तो वो क्या करेगा इतनी जमीन का? इतना जमीन तो वो अकेले इतना प्रोडक्शन तो कर नहीं पाएगा। राजा भी यही करता था, वो क्या करता था कि अपनी जमीन को छोटे छोटे लोगों में दे देता था ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके और उनके उससे उनके बदले कुछ टैक्स लिया करता था। इन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम ले आया। The profit occurring of the agriculture sector went to zamindar instead of cultivator. This led to be a discrimination amongst the cultivation on the production less. अब देखो यहाँ पे एक बात कहा है कि जो जो पैसा आता था वो जमींदार के पास जाता था, ना कि कल्टीवेटर्स के पास। मतलब जो उसको उगा रहे थे उनके पास वो पैसा नहीं जा रहा था। अब ये क्या हुआ, ये आया तुम्हारा डिस्करेज अमंग्स द किसमें, कल्टीवेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूस लेस। अब जो भी कोई कम्युनिटी तैयार कर रहा है, जो भी कल्टीवेट कर रहा है, जो भी फार्मिंग कर रहा है, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको उसके बदले कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो उसको कल्टीवेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो छोड़ देगा अपने कल्टीवेशन को। दूसरा ये देखते हैं हम, हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं किया। 1947 के बाद डेवलपमेंट हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ, अलग अलग तुम्हारे जो रिवॉल्यूशन है वो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उस रिवॉल्यूशंस की वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर उठ के आया। बट इनका बेसिक था कि जितना हो सके एक्सप्लॉइट करना है हमको। अब भाई किसी भी जगह को तुमको एक्सप्लॉइट करना है तो तुम क्या करोगे, वहां के रिसोर्सेज को इस तरीके से खत्म कर दोगे कि वहां से उसको उठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे अभी की स्थिति में वेनेजुला की स्थिति है। वेनेजुला में देखो ऑयल डिपॉजिटरी सबसे ज्यादा है, बट अमेरिका ने क्या किया कि इतना डंप करवा दिया, वहां के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना तगड़ा किया अमेरिका ने कि वहां के जो ऑब्वियस सी बात है, वहां के जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, जो पॉलिटिकल जो प्लिंथ में थे, जो ऊपर थे, उन्होंने क्या किया, इतना पैसा, इतना इकोनॉमी में पैसा ठूस दिया कि वहां की वैल्यू ही पैसे की कम हो गई। अब वेनेजुला में पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब 2-2.5 लाख रुपया अगर तुम वेनेजुएलन डॉलर का इस्तेमाल करते हो, जो उसमें तुमको एक बर्गर मिलेगा, उसमें तुमको एक टॉफी मिलेगी, 2-2.5 लाख रुपए का तुमको एक सैनिटरी पैड मिलता है। तो पैसे की वैल्यू एकदम खत्म कर दी वेनेजुला ने। तो यही किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन को एकदम तरीके खत्म कर दिया। किसी भी प्रकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हुआ ही नहीं। इनको सिर्फ एक्सप्लॉइट करना था। इनको सिर्फ दो चीजों से मतलब था, और वो मतलब था इनको किससे, इनको सिर्फ मतलब था इंडिगो से, इनको सिर्फ मतलब था इंडिगो से, और इनको सिर्फ मतलब था टोबैको से। मतलब कि इनको कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स चाहिए थे जिससे ये पैसा बना सके, जिसमें कुछ कुछ कभी तुम्हारे कभी मसाले भी यानी स्पाइसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको ये सिर्फ 3 ऐसे प्रोडक्ट चाहिए थे, बेसिक प्रोडक्शन को चाहिए था जिससे ये पैसा कमा सके। इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं था। मैंने तुमको बता दिया, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, इनपुट नहीं था इनके पास, इनपुट कोई नहीं है, इनपुट कोई नहीं था। ठीक है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने अभी बताया कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी थी, इरिगेशन फैसिलिटी कोई नहीं थी हमारे पास। ठीक है, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, फर्टिलाइजर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एडेड टू एग्रीगेट द plight of the farmers and contributions to the distance level of agricultural productivity। मैंने तुमको बताया था कि भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को डेवलप करना है तो वहां पे आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप देंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। और एग्रीकल्चर में आपका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो सबसे पहली बात है आप टेक्नोलॉजी दीजिए।
टेक्नोलॉजी जब रहेगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बेस्ट टाइप्स ऑफ सीड्स प्रोवाइड करिए, सीड्स में डेवलपमेंट करिए। जैसे अब 1947 के बाद HY सीड्स आए, ठीक है, HY सीड्स आए तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ही तो हुआ। सीड्स का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, नहर खुदी, उसके बाद से सब्सिडी प्रोवाइड करने लगी गवर्नमेंट, उसके बाद से तुम्हारा सब्सिडाइज हो गया तुम्हारा, उसके बाद से तुम्हारा एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिला, सेलिंग प्राइस मिला, सॉरी MSP मिला, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मिला, किसको, फार्मर्स को मिला, ताकि वो अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा सके। तो ये सब सारी चीजें इनका कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ मतलब था कि जितना हो सके यहां से एक्सट्रैक्ट कर सको, और कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो होती है ये अभी भी हमारे साथ यूएस कर रहा है। जैसे यूएस ने पिछले कुछ समय से, ये पिछले आप देखोगे 2-4 महीने से अलग अलग कंट्री से अलग अलग पैसा निचोड़ा है। क्या भाई, तुम हमको इतना पैसा दो, नहीं तो तुम पे हम बैरियर लगा देंगे। जापान से कर लिया, यूरोप से कर लिया, अब इंडिया के ऊपर हाथ लगाया हुआ है। तो यही काम ये भी कर रहे थे। इनका मोटिव था, अब देखो टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स एंड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, बट हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इट लीड्स टू डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। अब वहां से सामान, मतलब देखो समझो इस मेरी बात को, इनका कहने का मतलब क्या था भाई, इनका कहने का मतलब था कि ये रहा ब्रिटिश, मतलब ये रहा ब्रिटेन, और ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। यहां से जो सामान यहां जाएगा, यहां से जो सामान यहां जाएगा, इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, ठीक है। कोई भी कंज्यूमर गुड्स, याद रखना कंज्यूमर गुड्स, जो गुड्स बने हुए हैं वो अगर ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आ रहे थे तो उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल जा रहा है, इंडिया से कोई रॉ मटेरियल जा रहा है, क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। इंडिया से अगर कोई रॉ मटेरियल भी जा रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं था। बात समझ में आ रही है, इंडिया से कोई रॉ मटेरियल भी जा रहा था ब्रिटेन, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं था। टैक्स कहां पे था कि अगर इंडिया कोई फिनिश गुड्स दे रहा है, क्या दे रहा हो, फिनिश गुड्स दे रहा हो, फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स दे रहा होगा तो ये इस पे टैक्स लगा देते थे। बात समझ में आ रही है, यानी ब्रिटेन से कोई भी प्रोडक्ट बन के इंडिया की तरफ आ रहा था तो उस पर टैक्स नहीं था, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ कोई रॉ मटेरियल जा रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं था, पर इंडिया से कोई कंज्यूमर गुड्स, चाहे हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्यों ना हो, अगर वो ब्रिटेन की तरफ जाए तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। दूसरा, ये क्या करते थे कि अपने जो चीप गुड्स थे, अपने जो इनके चीप गुड्स थे, ये जो चीप गुड्स बना रहे थे, चीप गुड्स, जो एकदम सस्ते गुड्स थे, जो ये यूज नहीं करते हैं, ये क्या, ये इंडिया में इन्होंने दे दिया, और ये आज भी चला रहा है, ये आज भी चला रहा है। यूएस में आप देख लो, भर भर के तुम्हारे पास सामान पड़े हुए हैं। अब तुम बात करोगे कि न्यूटेला में देख लो, चाहे कोलगेट की बात कर लो, चाहे पेप्सी की बात कर लो, चाहे कोका कोला की बात कर लो, जितने भी बड़े ब्रांड प्लेयर हैं ये अपना जो सब डंप करने वाला सामान है वो इंडिया में भेजते हैं। कारण है, पॉपुलेशन आपके पास ज्यादा है, कंजम्पशन लिमिट आपके पास ज्यादा है, आपके पास इनकम फैसिलिटेट नहीं है, मतलब आपके पास इनकम बहुत ज्यादा नहीं है ताकि आप उस लेवल का आप गुड्स यूज इस्तेमाल कर सके। हम चाहते हैं कि हम हेजलनट वाला न्यूटेला खाएं, और उसका दाम 1,000 रुपए, कौन खाएगा, कोई नहीं खा पाएगा ना। उसको 200 रुपए में हेजलनट की खुशबू चाहिए, कहां से हो पाएगा। पीनट बटर आपको खाना है, पीनट बटर आप अगर आप जाएंगे यूएस वगैरह में तो आपको $4, $5, $8 तक मिलता है। $8 का मतलब हो गया, अगर आज के रेट के हिसाब से वर्क करोगे तो 600, 650, 700 रुपए का। अगर वहां से यहाँ आएगा तो टैक्स मिला के 700-800 रुपए के आसपास एक पीनट बटर मिलेगा तुमको। ओरिजिनल पीनट बटर की बात कर रहा हूँ। वो 800 रुपए कौन देगा, क्योंकि हमारे पास इनकम फैसिलिटेट नहीं है, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है नहीं, हम एक मॉडरेट इनकम के बराबर हैं। भाई हमारी एक एवरेज फैमिली की जो इनकम होती है इंडिया में वो 20 से 25 हजार के आसपास। तो 20-25 हजार में मैं 800 रुपए का हेजलनट वाला न्यूटेला कैसे खा पाऊं, भाई पैसा होना चाहिए ना। तो ये बात। दूसरा आता है तुम्हारा क्या, दूसरा आता है कॉम्पिटिशन फ्रॉम अ मशीन। ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन हो रहा था मशीन से, ठीक है।
ब्रिटेन के पास क्या था? ब्रिटेन के पास क्या था भाई? ब्रिटेन के पास मशीन थी। ब्रिटेन के पास मशीन थी। उनके पास मशीन थी। वो प्रोडक्ट किससे तैयार करते थे? मशीन से। और इंडिया के पास क्या था? लेबर इंटेंसिव थे हम, मतलब हम हाथों से चीजों को बनाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां एक लेबर जहां एक लेबर तुम्हारा 10 प्रोडक्ट बनाएगा, वहीं मशीन से कितने में बनेगा भाई? मशीन से सीधे 100 में बन जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे इतने का, वो कहाँ से आया? यहीं से आया ना। वो अपने यहाँ मशीन से चीजों को, प्रोडक्ट को तैयार कर रहे थे, तुम्हारे यहाँ 10 लोग बनाने वाले, वहां 100 बनने वाला, वो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे यहाँ डंप होगा ही होगा। यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा चूक गया, क्योंकि हमारे पास एक पॉपुलेशन यूथ की थी, करीबन 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 60% के आसपास, जो मिलेनियल्स जो हैं, जो 90s के बच्चे हैं, उनकी जनरेशन को अगर आप लें तो वो काफी बड़ा यूथ है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाती, हमको एक स्टैंड आउट इकोनॉमिक क्रिएट करने में, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम इकट्ठा ही नहीं और ना हो पाएंगे। ये सब जानते हैं कि इंडिया को कैसे हराया जा सकता है। ठीक है, न्यू पैटर्न ऑफ ए डिमांड्स। ठीक है, ओनिंग अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अ न्यू क्लास ऑफ ए पीपल इमर्ज इन इंडिया। ठीक है, दिस चेंज अ पैटर्न ऑफ ए डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन अ फेवर ऑफ ए ब्रिटिश प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट द इंडियन हिस्ट्री टेंड टू पेरिश। बात समझ में आ रही है? कैसे हो गया? देखो, हम अभी भी चीजों को, बाहरी लोगों को या बाहरी चीजों को देख के बहुत ज्यादा मर्मलाइज्ड हो जाते हैं। बाहरी चीजों को देखते हैं और हमें लगता है कि वाओ, सो गुड, सो फैंटास्टिक, भले वो गोबर से क्यों ना बना हो। ठीक है, आपको गोबर वो बेच के चला जाएगा, आपको लगेगा क्या बात है, एकदम इसमें तो स्वाद आ गया। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ओरिजिनल पीनट बटर आप यूएस में लेने जाएंगे तो करीबन 700, 800, 900 के आसपास मिलेगा भाई। $6, $7, $8 के आसपास तो होता ही है, मिनिमम प्राइसिंग होती है उनकी। ठीक है, अब वो इंडिया में आएगा तो ऑब्वियस बात है, टैक्स लगने के बाद $9 या $10 का हो जाएगा, तो 800, 700, 800 रुपए का एक पीनट बटर बनता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहां पैसा ज्यादा लगता है, बर्निंग कैपेसिटी उनके पास ज्यादा है, तो वो उस दाम में बेच सकते हैं। जो कि वो कंट्री ही कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वहां पे उतना पैसा दे पाना आराम की बात है। भाई चलो ठीक है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी इनकम है, हम दे पाएंगे। बट इंडिया में हमारी इनकम वैसी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमको वो इच्छा होती है कि हम सामने वाले को देख के लगता है कि अरे नहीं यार, हमें ये करना है। किसी सेलिब्रिटी को एयर जॉर्डन पहनते हुए, किसी सेलिब्रिटी को ऑन्टोसुगा टाइगर पहनते हुए, अक्षय कुमार ऑन्टोसुगा टाइगर पहनते हैं, तो भाई ऑन्टोसुगा टाइगर पहनते हैं, वो जूता 14-15 हज़ार रुपए का है। नॉर्मल जो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, वो ऑन्टोसुगा टाइगर की जगह भोंटोसुगा टाइगर ले लेगा। भाई डिजाइन वही, सब कुछ सेम, पैटर्न सही, अगर वो हमको 1 हज़ार में मिल जाए तो मैं क्यों ना लूं। तो सेलिब्रिटीज जो थे वो अभी भी हमारे क्या हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर, अब तो इन्फ्लुएंसर सोसाइटी हो गई है, तो इन्फ्लुएंसर्स को देख के, बड़े लोगों को देख के हम अपने कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज करते हैं। बड़ा लोग एप्पल यूज कर रहा है तो हम भी एप्पल यूज कर रहे हैं, बड़े लोगों में कोई फैशन कपड़े हैं तो वो हम भी यूज करेंगे। कोई बड़े लोग कोई बड़ी चीज यूज कर रहे हैं, तो वो चीज भले ही हम ना ले पाए इनकम की वजह से, बट उसका तो एक सेकंड वर्जन हमारे पास मिल ही जाएगा। ये अभी का कल्चर है, और ये कल्चर हमारे पीछे से आ रहा है। कारण उसका है कि उस समय में सेलिब्रिटी तो थे नहीं, उस समय में कौन हुआ करते थे? उस समय में राजा लोग हुआ करते थे। ठीक है, उस समय कौन हुआ करते थे? उस समय किंग हुआ करता था। अब जो किंग था वो क्या था? वो अपनी सोसाइटी में सेलिब्रिटी थे। वो अपनी सोसाइटी में क्या था? सेलिब्रिटी था। अब भाई किंग आदमी है, सेलिब्रिटी है। ठीक है, किंग आदमी है, सेलिब्रिटी है, तो लोग क्या करते थे भाई, इसको देखते थे और इससे इंस्पायर होते थे। इससे इंस्पायर होते थे कि भाई हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा कपड़ा पहनेंगे। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। इन्होंने अपने चीप प्रोडक्ट्स को इंडिया में लिया है। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो थे इन्होंने अपने राजाओं को दिया, जो यहाँ के राजा थे उनको दिया कि लीजिए सर, पहनिए कोट जीन्स, आप पहनिए। और वो जब निकलते थे अपनी कपड़े में, बढ़िया एकदम डिजाइनर कपड़े में पहन के निकलते थे, तो लोगों को लगता था कि यार हम भी कोट पैंट जीन्स और कोट पहनेंगे। तो वहां से जो हुआ, वो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्रिएट होने लगा। ठीक, अगला आता है मोर मार्केट
फॉर अ ब्रिटिश गुड्स। इन्होंने ऐसा ही सिस्टम तैयार कर दिया था कि जितना हो सके हम ब्रिटिश गुड्स के चीप गुड्स को हम इंडिया में लॉन्च करेंगे। अब उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाय। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाय। चाय की ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जियो ने इस्तेमाल किया कि पहले लोगों को क्या करो, पहले लोगों को फ्री में चीजों को दो, जो जब इनकी आदत हो जाएगी तो ये जब क्या हो जाएंगे, इसके एडिक्टिव हो जाएंगे, इसके एडिक्टिव हो जाएंगे। यही काम किया था ब्रिटिशर्स ने। वो चाय का ठेला लगाते थे रोड साइड पे, रेलवे स्टेशन पे लोगों को फ्री में बांट देते थे, भैया लीजिए आइए चाय पीजिए कोई बात नहीं। एक एक इंडियन को वहां बैठाया, वहां पे चाय बनवाई और लोगों को बांटना चालू कर दिया। पॉलिटिकल डिस्कशंस होने लगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा, वहीं पे पॉलिटिकल कम्युनिटीज तैयार होने लगी, क्लब्स तैयार होने लगे, सब कुछ एक पूरा का पूरा एक ऑरा क्रिएट हो चुका था उन सोसाइटीज, सिर्फ टी स्टॉल्स की वजह से लोगों को आदत हो गई। और करीबन करीबन अब 80 से 90% फैमिली है जहां चाय के बिना काम नहीं होता है। एडिक्शन किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया। तो इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आ जाइए। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी adopted by the British government, India became net exporter of raw material and a primary products. On the other hand, it became net importer of finished goods and reproduced by British industry. मैंने तुमको शुरुआत में बताया था कि इंडिया जो थी वो सिर्फ क्या बेचती थी? इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल दे पाती थी। क्या दे पाती थी? रॉ मटेरियल दे पाती थी, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल दे पाती थी। और यहां से सिर्फ क्या जा रहा था? प्राइमरी प्रोडक्ट्स जा रहे थे। यहां से क्या जा रहे थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स जा रहे थे। कहां पे? ब्रिटेन में, यानी ब्रिटिश में। और वहां से क्या आ रहा था? चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट जो इंडिया में लॉन्च किया गया। यहाँ से टोबैको ले गए, इंडिगो ले गए, यहाँ से स्पाइसेस ले गए, और वहां से खराब क्वालिटी का कपड़ा आपके ऊपर डंप कर दिया, खराब क्वालिटी के खाने आपके अंदर डंप कर दिए। बात समझ में आ रही है आपको? मैदा जापान में, अच्छा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जापान में आप चले जाएंगे, जापान में जो भी आपको फूड मिलता है वो स्टैंडर्ड बेस में मिलता है, प्रूव्ड मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, केमिकल का कंपोनेंट चेंज किया, कंपोनेंट नेम चेंज किया और उसको आपको दे दिया कि लीजिए खा लीजिए, उस लीजिए, पेट में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खा के मोटा जाइए, शुगर की बीमारी ले लीजिए, हार्ट की बीमारी ले लीजिए, दवा भी हमारी लीजिए। मतलब पूरी तरीके से आप एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस बन चुके हैं। ब्रिटिश जो कैपिटल इंटेंसिव मॉडिफिकेशन है, मतलब जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, आप सिर्फ एक गिनी पिग है उनके लिए। आप एक सिर्फ सुअर है कि आपके मुंह में ठूस दिया गया और आपके बाद देखा गया कि भाई तुम खाना भी हमसे लो, तुम दवा भी हमसे लो, तुम मेरे बिस्तर पे सो, तुम मेरा कपड़ा पहनो, तुम मेरा जूता पहनो, तुम मेरा मोबाइल यूज करो, ऑल और ऑल, हर एक चीज। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया क्या यूज करता है अपना। लोग कहते हैं कि सर हम ये हम वो कर देंगे। आप सोचिए आप क्या यूज करते हैं। आप शुरुआत होती है टेलीफोन से, मोबाइल फोन में आपका अपना कोई ब्रांड है, जो था वो आप खा गए। भाई माइक्रोमैक्स था, लावा था, खा गए आप, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, हजार कंपनियां हैं, सारी की सारी यहीं से। कपड़े में देखिए, कपड़े में कोई भी आपके नाम से कोई नहीं बिकता है। कोई इंडियन नेम में कपड़ा कोई बिक जाए, है राम लहिल दहन, राम दहीन का कपड़ा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ना। राम दहीन का कपड़ा कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। राम दहीन का नाम सुने हो कि राम दहीन का कपड़ा है? भाई राम दहीन का कपड़ा हम देंगे? कहीं नहीं है। दूसरा, रामलाल का कुर्ता कहीं है? नहीं है भाई। आपको पहनना है लिवाइस, आपको पहनना है पोलो, आपको पहनना है फलाना, आपको पहनना है ढिमाका। कपड़ा भी आपका हो गया। एजुकेशन सिस्टम में आप सीबीएसई घुसा हुआ है, आईसीएसई घुसा हुआ है। आपका क्या है? यूपी बोर्ड है। कौन पढ़ाता है यूपी बोर्ड में? मैं खुद सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, घुसे हुए हैं आप, हर जगह आप घुसे हुए हैं। ठीक है, तो कपड़े भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताइए, और मैं बोलूं? दूसरा, आप इंडिया इंडिया में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फूड में नेस्ले, लोगों को लगता है कि अरे सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, खाली हिंदुस्तान लगाने से HUL नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है, ये अगर यूनिलीवर की बात करें तो यूनिलीवर पहली फर्स्ट कंपनी थी जिसने साबुन बनाया था। तो साबुन बनाने वाली पहली कंपनी है, वो भी अमेरिका की कंपनी। तो HUL हो गया, कोलगेट हो गया, नेस्ले हो गया,
ये सब कंपनियां। हाँ, इंडिया में हम क्या यूज कर रहे हैं जो हमको खराब कर सके? सिगरेट पीजिए धाए धाए, सब इंडियन है। गुटखा खाइए धाए धाए, बोलो जुबा केसरी, सब सस्ता है। सुरती खाइए, ये सब क्या है भाई? आपको पैरालाइज करना है तो बाहर जो आपको मेंटली पैरालाइज करना है तो उसके लिए बाहर की चीजें हैं, और इंटरनली पैरालाइज करना है तो घर की चीजें तो है ही है। भाई घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला हाल है। आपको इंडिया में सिगरेट बना के आपको दिया जा रहा है, आपको इंडिया में घर पे ही आपको बना के गुटखा दिया जा रहा है, खाइए। दारू भी आपको दी जा रही है, खैर वो तो अलग चीजें है। दूसरा, सरप्लस प्रॉफिट्स मेड एन अकाउंट ऑफ ए फॉरेन ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल एंड distributed and administration as well as all the war expenses. It is only to increase the pursuit of a British government. जो भी चीजें रही थी यहाँ पे, जो भी चीजें रही थी, ये सर्व सिर्फ मतलब अगर हम बात कर रहे हैं जो भी पैसा आ रहा था, जो भी एक्सपेंस हो रहे थे, ठीक है, जो भी एक्सपेंस हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो इंडिया के जो इंडिया से कमाए हुए रुपए थे, जो इंडियन रुपीज थे, जो इंडिया पैसा था, वो दे रहा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, तो हम ब्रिटिश जो थे वो लड़ाई भी कर रहे थे, तो उनके एक्सपेंसेस कहाँ, वो यहीं से तो आएंगे ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, लूटा है तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन देखो, हाई बर्थ हाई डेथ आर एम्प्लॉयड और लो सर्वाइवल का रेट, ठीक है। हाई बर्थ रेट था, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, एम्प्लॉयड टू लो सर्वाइवल रेट, ठीक है, विच वॉज नियरली 8 per 1000 पर एनम, पर एनम 8,000 पर साल। भाई मोटिलिटी रेट जिसको कहा जाता है, हाइयर बर्थ रेट भी था और हाइयर, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई काम नहीं है तो बच्चे पैदा कर लीजिए। रील तो देखे ही होगे, खाली पैदा करते जाइए बच्चे, क्या काम है? सुबह से शाम तक नहीं दिखे तो शाम को कुछ और कर लेंगे, भाई 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। फिर खाली मत छोड़िए, खाली नहीं छोड़ना। खाली छोड़ देंगे दिक्कत हो जाएगी, खाली मत छोड़िए, भरते रहिए। स्टॉक हमेशा रेडी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा मरते भी तो थे भाई। जिन पुराने समय में 10 बच्चों में 4 बच्चे 5 बच्चे तो मर ही जाते थे। अब ना तुम्हारी मेडिकल फैसिलिटी हो जाने की वजह से आप बच्चों को संभाल पा रहे हैं, उस समय तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। बच्चा पैदा हुआ मर गया तो फिर एक ठो पैदा कर लेंगे, क्या दिक्कत जा रही है? अरे भाई, हमारे पास मशीन तो है ही है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भाई मशीन रहेगी तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मशीन मर जाएगी, मशीन खत्म हो जाएगी तो दूसरी मशीन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोड्यूस करिए बस, ठीक। दूसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो एज 32 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी भाई बहुत कम हुआ करती थी, 32 साल की ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, विच शोज द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम शो कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे पास नहीं उपलब्ध थी, खाली हम बनाइए खाइए और सो जाइए वाला हाल था, ठीक है। तो ये स्थिति चल रही थी। दूसरा देखो बात किया है कि लिटरेसी रेट वाज लो एज 16%। 16% के आसपास हमारा लिटरेसी रेट था, विच रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, भाई एक कहावत कही जाती है अजय देवगन की कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। वही हाल था हमारे साथ भी, क्योंकि हम तो कास्टिज्म से गुजर रहे थे भाई। ब्रिटिशर्स के आने के बाद से पहले से ही, आने के पहले से ही हम कास्टिज्म से गुजर रहे थे। तो छोटे तबके के लोगों को पढ़ाने की तो औकात थी नहीं, तो मतलब जो शूद्र परिवार से जो लोग बिलोंग करते थे वो तो पढ़ नहीं पाते थे, हाँ, क्योंकि उनको मार के भगा दिया जाता था कि भागो यहाँ, तुम क्या पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ने की औकात नहीं है हमारे यहाँ। तो वो पढ़ने की तो उनको व्यवस्था थी नहीं। अच्छा ठीक, ये सब आई, उसको और बढ़ा दिया ले राजा। अब जो बड़े थे, जो ब्राह्मण्स थे, जो राजपूत थे, जो वैश्य थे, वो अपने ही बच्चों को पढ़ा पाते थे। भाई अगर बैलेंस है तो आप पढ़ा पाइए। उसके बाद से धीरे 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 जब कास्टिसिज्म को नेग्लेक्ट किया गया, धीरे धीरे जो शूद्र के बच्चे हैं, जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं, वो जब ऊपर सामने आने लगे तो वहां पे वो अब चीजें जाके कुछ स्टेबल हुई हैं। अभी भी नहीं हुई हैं, अभी भी हैं, कहीं आपको मिले ही जाएगा। तो 16% के आसपास थी भाई, 16% के आसपास लोग पढ़े लिखे, सिर्फ 16%। तो ये स्थिति थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एज अ 72.7%। 72% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे थे, बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात क्या है कि ओनली 10.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, 10% में से 10 वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है।
कितने में से? तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि 10.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिर्फ 10.1% ही थे वो किसमें इन्वॉल्व थे, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद विच शोड अ बैकवर्ड ऑफ इंडियन स्टडी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारी बैकवर्डनेस को ये शो करता है कि हम कितने बैकवर्ड हुआ करते थे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा बोला है कि 17.2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन अ सर्विस सेक्टर। सिर्फ कितने, 17.2% ही है वो किसमें इंगेज थे, वो इंगेज थे सर्विस सेक्टर में। वो किसमें इंगेज थे, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद से देयर इज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बताने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने किया भाई, इन्होंने हमें क्या दिया, रेलवे दिया। भाई कह सकते हैं कि हाँ भाई रेलवे इन्हीं का दिया हुआ है, तो रेलवे इन्होंने दिया। ठीक है, एक मेजर ब्रेक थ्रू था। ठीक, मेजर मोटिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वाज टू फॉस्टर द इंटरेस्ट ऑफ ए ब्रिटिश, फॉस्टर द इंटरेस्ट ऑफ ए ब्रिटिश गवर्नमेंट रेदर देन द एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनका मेन मोटिव था कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक से कोई मतलब हमको नहीं है। और देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द मॉनेटरी। भाई कहने का मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम से, ये तो कहने की बात है कि बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका था, बार्टर सिस्टम बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, उस समय सिक्के वगैरह चल रहे थे, तो ये किताब में लिख दिया तो ठीक है। इसको याद रखिएगा कि बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम ऐसा कुछ नहीं, बार्टर सिस्टम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, उससे पहले लोग सिक्का चलाया करते थे और वो सिक्के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि वो या तो सिल्वर में होता था या तो फिर कॉपर में होता था या फिर वो गोल्ड में हुआ करता था, तो भाई उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा थी। तो यहाँ पे है कुल मिला के बात यही, ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, इन चीज़ों को पूरी तरीके से याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब रिवीजन आप कहाँ से करेंगे, रिवीजन हमेशा याद रखिए कि इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है सिर्फ की सिर्फ एनसीईआरटी, इसके अलावा कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। और ये जो नोट्स आपने देखा, ये नोट्स भी इसी बुक का है, तो एनसीईआरटी के अलावा दूसरी कोई बुक उठानी नहीं है। आप दूसरे की 36 पन्ने की बुक उठा लेंगे, आपका दिमाग हो जाएगा पागल, 3600 पॉइंट पढ़ना होगा, दिमाग हो जाएगा आउट, नहीं समझ में आएगा। सिंपल से एनसीईआरटी बुक उठाइए, 200-300 पन्ने की बुक है, रोज 20 पन्ना पढ़ेंगे, 10 दिन में कंप्लीट। बात समझ में आई? तो 40 नंबर आपके बिना हर्रे फिटकरी का बन जाएगा। रजा बहुत मजा। ठीक, तो हमको एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं उठानी है। और हमें कोशिश करना है कि रोज के रोज कम से कम 20 से 30 पन्ने हम पढ़ सकें, रोज के रोज, विदाउट एनी डिले। हमको रोज 20 से 30 पन्ना पढ़ना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा ये नोट्स है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां से ये नोट्स उठाइए और उसको रीड कर लीजिए, उसको रीड कर लीजिए। आप पीडीएफ में मांगेंगे तो पीडीएफ में, मैं इमेज में मांगेंगे इमेज में, मैं बोलूंगा पीडीएफ में रखिए, पढ़ने में आनंद आएगा। एक ब्लॉग बना लीजिए, मैं रिवीजन आपको इसी तरीके से कराऊंगा। कुछ समय बाद जब ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपको टॉपर्स के बुक्स भी दिखाऊंगा, मतलब टॉपर्स के आंसर्स भी दिखाऊंगा कि उन आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद भाई हम पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी सब सही, बोलो मेरे साथ, बाकी सब सही, बोलिए। ले रजा, मेरा रिमोटे काम करना बंद कर दिया है। बाकी सब सही, ठीक है, बाकी सब सही। और दूध दही।